हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज प्रवीण कुमार झा। वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ राइट वे। मोनोपोली की है आज आपकी क्लास नंबर सेकंड। फर्स्ट क्लास को आपने रिवाइज कर लिया होगा। सारे स्टडी मटेरियल्स मैंने आपको दिखा दिए थे और ये आपको जीमेल के थ्रू आपके घर तक, आपके स्टडी टेबल तक पहुंच जाएंगे। राइट जी, ये है आपका पीडीएफ और साथ साथ ये आपका नोटबुक है जहां पे हम सारा डिस्क्राइब करते हैं। आइए जी, सबसे पहले लिखिए क्लास नंबर सेकंड। अब ये सारी क्लासेस ओपन क्लासेस होंगी, यूट्यूब पे आपको फ्री मिलेंगे। आप खुद पढ़ सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं। मोनोपोली की क्लास नंबर सेकंड आज लिखिए जी, क्लास नंबर सेकंड। क्लास नंबर सेकंड। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? पिछले क्लास में कुछ बातें और करनी थी जो नहीं कर पाए थे, उसको कवर करेंगे और कुछ नए टॉपिक्स पे भी काम करेंगे। पिछले क्लास में क्या कर रहे थे हम लोग? रूल ऑफ थंब कर रहे थे। लिखिए कहीं पे रूल ऑफ थंब। मुझे कोई जल्दीबाजी नहीं है, आप भी मत कीजिए, आराम से पढ़िए। रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब क्या होता है सर? ये थंब रूल ना एक वर्ड है जो कि साइंस में इस्तेमाल होता है, यहाँ भी इस्तेमाल होता है। एक मिड रेंज में कुछ होता है, उसके लेफ्ट डिफरेंट डिसीजन होता है, राइट डिफरेंट होता है। यहां भी कुछ ऐसा ही होगा। मार्जिनल रेवेन्यू होंगे, उसके इलास्टिसिटी और डिमांड, सॉरी इलास्टिसिटी और डिमांड होंगे। उसकी वैल्यू या तो 1 हो सकती है, या मोर देन 1 हो सकती है, लेस देन 1 हो सकती है। उसके अराउंड क्या होगा ना, हमारा प्राइस एंड अदर डिसीजन चेंज हो जाएंगे। रूल ऑफ थंब में पिछले क्लास में डिस्क्राइब किया था, लेकिन आज मैं इसको थोड़ा ज़्यादा डिटेल डिस्क्राइब करूंगा। पहले जरूरत क्या है इसकी? मैंने मोनोपोली फॉर्म में प्रॉफिट निकालने के लिए या प्राइस निकालने के लिए या क्वांटिटी निकालने के लिए, प्रॉफिट प्राइस एंड क्वांटिटी, हेलो, इसको निकालने के लिए मैंने आपको टोटल रेवेन्यू अप्रोच, टोटल कॉस्ट एंड टोटल रेवेन्यू अप्रोच, या मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट अप्रोच डिस्क्राइब किया था। याद होगा आपको? याद है? बोलिए जल्दी से। पिछले क्लासेस में यही डिस्क्राइब किया था, लेकिन मैंने कहा था कि मार्जिनल रेवेन्यू को एंड मार्जिनल कॉस्ट को एस्टिमेट करना इतना आसान नहीं होता, दिक्कत होती है एस्टिमेट करने में। तो मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को निकालना इतना आसान नहीं होता, उसको एस्टिमेट करना इतना आसान नहीं होता, उसकी पोजीशन फाइंड आउट करना इतना आसान नहीं होता। अगर आपने मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट को निकालने में गलती कर दी तो उसका खामियाजा क्या भुगतना पड़ेगा आपको? प्रॉफिट गलत, प्राइस गलत, क्वांटिटी गलत, सारा बिजनेस आपका हैम्पर करेगा। तो अलग तरीके से हम प्रॉफिट लॉस, एक नए मेथड से भी हम प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हैं, और दैट इज कॉल्ड व्हाट? रूल ऑफ थंब। उसमें लोग क्या करते हैं, देखो, लिखो ध्यान से, आराम से लिखना, तसल्ली से। मैंने कहा टोटल रेवेन्यू इक्वल टू होता है प्राइस इनटू क्वांटिटी। लिखा? लिखते जाओ। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। टोटल रेवेन्यू इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। मान गए जी? राइट सर। अगर मैं ऐसा बताऊं, इसको मैं डिराइव कर दूं, डेल टी आर अपॉन डेल क्यू कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये एम आर हो जाएगा। डेल टी आर अपॉन डेल क्यू कर दूं, क्या होगा? एम आर हो जाएगा। अगर एम आर हो जाएगा तो यहां पे क्या करेंगे? डेल पी क्यू अपॉन डेल क्यू, पी बाहर प्लस क्यू बाहर, डेल पी अपॉन डेल क्यू। प्रोडक्ट रूल लगा दिया। तो मार्जिनल रेवेन्यू कॉस्ट टू क्या हो गया? P प्लस क्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल क्यू। लिख लिया? इसको मानिए इक्वेशन 1। क्या मानिए इसको? माइक ऑन कीजिए, मेरे साथ इंटरेक्ट कीजिए। क्या मानिए इसको? इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 को थोड़ा समझिए। अगर मैं ऐसा कहूं आपको कि डेल पी अपॉन डेल क्यू इक्वस टू 0 है, तो फिर यहां पे ये क्या होगा? तब यहां पे एम आर इक्वस टू क्या हो जाएगा?
प्राइस हो जाएगा ना। तो ये किस केस में होता है, जल्दी कमाओ, जल्दी बताओ कहां होता है ये, एम आर इक्व टू प्राइस, ये कहां होता है। आप माइक ऑन नहीं करेंगे तो मैं भी चुप हो जाता हूं। एम आर इक्व टू प्राइस किस केस में होता है, परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस इक्व टू ए आर इक्व टू एम आर होता है। तो ये हो गया परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अगर डेल पी बाय डेल क्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए, डेल पी बाय डेल क्यू जीरो हो जाए। मतलब साफ सी बात है कि क्वांटिटी के चेंज होने से प्राइस में नो चेंज, क्वांटिटी के चेंज होने से, क्वांटिटी के चेंज होने से, क्वांटिटी Q1 से Q2, Q2 से Q3, प्राइस में नो चेंज, प्राइस फिक्स है। अगर प्राइस कभी 10 लिखा हो या 12 लिखा हो या 15 लिखा हो या 16 लिखा हो तो क्या मानोगे आप इसको, प्राइस फिक्स। और ऐसा है तो फिर ये क्या है, बोलो ना, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है। अगर मैं ऐसा लिख दूं प्राइस इक्व टू 40 माइनस क्यू, तो फिर ये क्या है, प्राइस इज द फंक्शन ऑफ क्वांटिटी, फंक्शन चेंज तो प्राइस चेंज। तो क्या ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में होगा, नहीं होगा, क्योंकि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में तो प्राइस क्या रहता है, फिक्स रहता है। आप कहेंगे यस तो मैं आगे बढ़ूंगा, तो आगे बढ़ूंगा ही नहीं, चुप बैठूंगा मैं। माइक ऑन कीजिए, मानते हैं बात को, मानसी, निमिषा एंड रीत, मानते हो बात को, राइट सर। प्राइस इक्व टू 40 माइनस क्यू, अगर यहां पे प्राइस एंड क्वांटिटी का फंक्शन हो गया, इसका मतलब है ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं है, कुछ और है लेकिन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव नहीं है, क्योंकि प्राइस एंड क्वांटिटी अगर इनवर्स रिलेशनशिप शो करता है तो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट वो हो नहीं सकता, क्योंकि वहां प्राइस क्या है, फिक्स है। देखो ना यहाँ प्राइस फिक्स है। ये बातें मैं इतनी बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आने वाले क्लासेस में, आने वाले समय में इसकी कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। तो अगर डेल पी बाय डेल क्यू जीरो हो गया तो ये परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट हो गया। अगर ये डेल पी बाय डेल पी जीरो नहीं हुआ तो फिर क्या हुआ, मोनोपोली हुआ। मोनोपोली में क्या होगा, एम आर इक्व टू पी प्लस क्यू इंटू डेल पी बाय डेल क्यू। मान गए जी, कमान जल्दी से, यस सर। अब आगे बढ़िए। अब मुझे एक चीज बताइए आप लोग कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने क्या पढ़ रखा है, ईडी इक्व टू चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी इंटू पी अपॉन क्यू। इसको यूं भी लिख सकते हैं, डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी बाई क्यू लिख सकते हैं ना। अगर मैं इसको इनवर्स कर दूं तो 1 अपॉन ई डी इक्व टू डेल पी अपॉन डेल क्यू इंटू क्यू बाई पी। अगर इसको और रिफाइन करूं तो डेल पी बाई डेल क्यू इक्व टू 1 अपॉन ई डी इंटू पी बाई क्यू। मानते हो जी, कमान, यस सर, ये लिख सकते हैं। अगर मैं इसको ऊपर रिप्लेस कर दूं, ये डेल पी बाई डेल क्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दूं यहां पे, तो क्या एम आर का फॉर्मूला चेंज नहीं हो सकता है। अब एम आर इक्व टू क्या हो जाएगा, एम आर इक्व टू होगा पी प्लस क्यू इंटू 1 अपॉन ई डी इंटू पी बाय क्यू। मानते हो, बोलो ना। तो P प्लस क्यू इंटू, अब ये क्वांटिटी क्वांटिटी कट जाएगा तो क्या बचेगा, ये P प्लस पी अपॉन ई डी। तो P कॉमन लिया तो क्या बचेगा, P इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ई डी। तो एम आर इक्व टू क्या हो गया, प्राइस इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ई डी। मान गए, इससे क्या मिला आपको, एम आर और प्राइस के बीच में रिलेशनशिप मिला। और पता है प्राइस को क्या बोल सकते हैं, यहां पे बताओ जल्दी से, प्राइस को क्या बोल सकते हैं, बोलोगे, प्राइस को हम ए आर भी बोल सकते हैं, ए आर भी बोल सकते हैं, प्राइस को हम ए आर भी कह सकते हैं। तो यहाँ एम आर इक्व टू प्राइस इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ई डी, ये बड़ा ही शानदार रिलेशनशिप है और इससे भी आपको काफी सारे कैलकुलेशंस करने में हेल्प हो सकता है। अब यहां पे एक बात और देखो, कुछ बातें और दिखाता हूं आपको मैं, आगे बढ़े, बढ़े सर। देखिए एक बात समझो, यहां पे दो हिस्से में इसको बांट के समझाता हूं। पहली बात तो ये, रहने दो, बांटने की जरूरत नहीं है। पहली बात तो अगर मान लो ई डी इक्व टू क्या हो जाए, 1 हो जाए, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्व टू 1 हो जाए, ई डी इक्व टू 1, तो उस केस में एम आर इक्व टू क्या होगा, P इंटू 1 प्लस
1/-1। कहो सर माइनस क्यों लगा दिया, बताओ क्यों लगाया। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज क्या होता है, माइनस में होता है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑलवेज माइनस में होता है। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में प्राइस एम आर इक्वल टू क्या होगा, प्राइस हो जाएगा। और जब एम आर इक्वल टू प्राइस होगा, देखो ये एम आर इक्वल टू प्राइस, या मैं गलत तो नहीं बोल दिया, देखो ध्यान से, जीरो होगा। ईडी इक्वल टू 1 तो एम आर इक्वल टू जीरो होगा, सॉरी, ईडी इक्वल टू 1 तो एम आर इक्वल टू जीरो। अगर ईडी हो मोर देन 1 तो उस केस में क्या होगा, एम आर इक्वल टू प्राइस इंटू 1 + 1/ईडी। जैसे मान लो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, मोर देन 1 मतलब क्या ले लूँ एग्जांपल, मान लो -2 ले लेता हूँ। माइनस साइन तो हम लगाएंगे ही क्योंकि इलास्टिसिटी माइनस में होता है। इलास्टिसिटी और डिमांड का साइन ही माइनस होता है, नहीं भी कुछ जो डालोगे तो भी माइनस साइन में होता ही हो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये बताओ एम आर क्या होगा, एम आर इक्वल टू प्राइस एग्जाम्पल या -2 तो क्या हो गया ये 1 + 1 - 1/2 तो क्या हो गया, एम आर इक्वल टू प्राइस इंटू वॉट, प्राइस इंटू 1/2 p/2 जो भी हो, प्राइस दैट इज p/2 प्राइस बाई 2। लेकिन चाहे जो भी हुआ एम आर यहाँ पे पॉजिटिव हुआ कि नहीं हुआ, एम आर यहाँ पे पॉजिटिव हुआ कि ना, 1 - 1/2 क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 है तो एम आर पॉजिटिव होगा। लिखते जाओ। तीसरा केस, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है तो उस केस में एम आर क्या होगा, p इंटू 1 + 1/- 0.5 ले लो एग्जाम्पल सपोज करो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p इंटू 1 - 2 हो जाएगा, दैट इज व्हाट -p समथिंग लाइक। तो यहाँ पे एम आर क्या हो गया, एम आर नेगेटिव हो गया। मुझे बेसिकली ये समझाना था कि अगर इलास्टिसिटी और डिमांड इक्वल टू 1 है तो एम आर क्या है, बोलो एम आर 0 है। लिखो कहीं पे, इलास्टिसिटी और डिमांड इक्वल टू 1 है तो एम आर 0 है। इलास्टिसिटी और डिमांड मोर देन 1 है तो एम आर पॉजिटिव है। इलास्टिसिटी और डिमांड लेस देन 1 है तो एम आर नेगेटिव है। मुझे ये शो करना था। और इलास्टिसिटी और डिमांड की जब भी वैल्यू लगाओगे तो माइनस में लगाओगे। अगर मैं इसको ग्राफ पे दिखाऊं तो कैसे दिखाऊं, देखो ग्राफ ऐसे दिखाऊंगा। अगर मैं यहां पे डिमांड कब ड्रॉ करूं, राइट सर, अगर मैं बीच में एक पॉइंट लूं, यहां पे रखूं क्या, ईडी इक्वल टू 1। ऑफ कोर्स यहां पे ईडी इक्वल टू क्या होगा, इन्फिनिटी, और यहां ईडी क्या होगा, 0। ये बातें आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा, या नहीं तो सेमेस्टर 1 में तो पढ़ाई होगा, पक्की बात। मानते हो बात को, ईडी इक्वल टू इन्फिनिटी, ईडी इक्वल टू 1 एंड ईडी इक्वल टू लेस देन 1, 0 होगा यहाँ पे। इस रेंज में ईडी क्या होगा, मोर देन 1, इस रेंज में ईडी क्या होगा, लेस देन 1। मानते हैं बच्चे, कहोगे सर कैसे, आपको बहुत सारे फॉर्मूला पता होगा। ईडी निकालने फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, याद आ रहा है कुछ बताओ, बोलो ना। ईडी निकालने फॉर्मूला था लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अगर मैं ईडी यहां निकालता हूं तो यहां पे लोअर सेगमेंट क्या है, ब्लू है, और अपर सेगमेंट क्या है, ग्रीन है। और जब ये बीच में है तो दोनों क्या इक्वल है, इक्वल, तो ईडी क्या होगा, 1 होगा। मानते हैं, कमान बोलो ना, यस सर, ये कहानी है। अगर मान लो यहां पे ईडी 1 है तो आपने क्या देखा, अगर डिमांड कब डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो यहां पे एमआर कब भी होगा, जब ईडी इक्वल टू 1 है तो उस केस में एमआर क्या है, कमान जल्दी से, नहीं बोलोगे, 0 है। ईडी इक्वल टू 1 है तो एमआर 0 है। देखो आराम से देखो, ईडी इक्वल टू 1 तो एमआर इक्वल टू 0, ईडी इक्वल टू 1 तो एमआर इक्वल टू 0, राइट सर। अब अगर ईडी अगर मान लो मोर देन 1 है
तो उस रेंज में देखो, इस रेंज में देखो, इस रेंज में एमआर क्या है, ये वाला रेंज देखो, ये रेड रेंज देख लो, इस रेंज में एमआर क्या है, बोलो ना। इस रेंज में एमआर पॉजिटिव है, यहां पे एमआर पॉजिटिव है। और एमआर कब पॉजिटिव है, जब एमआर क्या, एडी क्या मोर देन 1 है। एमआर कब पॉजिटिव है, बोलो, नहीं बोलोगे? आप माइक ऑन रखेंगे तो आपको इसका फायदा होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे आपको हम फिर। अगर ईडी मोर देन 1 है तो एमआर देखो पॉजिटिव है। इस रेंज को अगर यहां पे लाइन नीचे ले जाओगे ना तो एमआर आपको पॉजिटिव दिखाई देगा, देखो ना, नीचे ले जाओ, एमआर पॉजिटिव है, एमआर पॉजिटिव है, लाइक दैट। मैं इसको गंदा नहीं करता, लेकिन जब मैं इस रेंज की बात करता हूं, यहां देखो, इस रेंज में एमआर क्या होगा, देखो नीचे जाएगा, नेगेटिव जाएगा, देख रहे हो। जब एडी लेस देन 1 है तो उस रेंज में एमआर क्या, नेगेटिव है। ये वाला पोर्शन देखो, ये येलो वाला पोर्शन देखना, नीचे देखो, ये हमारे यहाँ नेगेटिव हो जाएगा। तो आपने देख लिया कि जब एडी इन्फिनिटी है या एडी इक्वस टू 1 है तो उस रेंज में एमआर पॉजिटिव है या 0 है, और एडी अगर लेस देन 1 है या 0 है तो एमआर नेगेटिव हो गया। बड़ा इंपॉर्टेंट डायग्राम है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, मान के बच्चे क्लियर, बताओ जल्दी से। यहां पे आप जानते हैं कि एमआर कर्व ना इस एंगल को टोटली इक्वली 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इंपॉर्टेंट है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको, ऐसा नहीं कि ऐसा एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा उसको समझने के लिए जरूरी है। ये सब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 3 में पढ़ाया जाता है, जहां जहां सिलेबस में है, लेकिन मैं वहां पे पढ़ाया ही होऊंगा, लेकिन मैं इसको यहाँ रिवाइज कर रहा हूँ जल्दी जल्दी में। राइट सर, और ये बातें सिर्फ यहाँ पे साबित नहीं हुआ, ये ग्राफ में सिर्फ प्रूफ नहीं हुआ, यहाँ पे भी देखा आपने कि अगर एडी 1 है तो एमआर 0 है, एडी मोर देन 1 तो एमआर पॉजिटिव है, एडी लेस देन 1 तो एमआर नेगेटिव है, लाइक दैट। आप ओके करेंगे तो आगे नहीं, आगे जाऊं मैं, ओके करेंगे? यस सर। एक बात और बताता हूं, देखो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं। ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां देखना, ये रेड पॉइंट ऊपर में देखना, ये जहां पे ईडी इन्फिनिटी है वहां पे क्या खास बात है, यहां की खास बात है कि यहां पे एमआर इक्वस टू प्राइस है, इस पॉइंट पे एमआर इक्वस टू प्राइस है, देखो ना, है कि नहीं? इस पॉइंट पे एमआर इक्वस टू प्राइस, मानते हो? इस पॉइंट पे एमआर इक्वस टू प्राइस। क्या इसके अलावा कोई और पॉइंट है जहां पे एमआर इक्वस टू प्राइस है? उसके अलावा कोई और पॉइंट है जहां एमआर इक्वस टू प्राइस है? नहीं सर, इसके अलावा जितने भी पॉइंट है हर जगह क्या है, प्राइस इज मोर देन एमआर। हर पॉइंट पे प्राइस इज मोर देन एमआर। मानते नहीं मानते हो? कम ऑन जल्दी से, यस राइट सर। ये डिमांड कब किसकी है? मोनोपोली की है। ये मार्जिनल रेवेन्यू कब किसकी है? मोनोपोली की। अगर मैं कभी भी पूछूं आपसे कि ये बताओ कि मोनोपोली के केस में भी एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पे एमआर इक्वस टू प्राइस होता है, तो वो कौन सा पॉइंट कहोगे? सर ये स्टार्टिंग पॉइंट यहां पे। और एक्चुअली ये मोनोपोली का पॉइंट है ही नहीं, ये पॉइंट है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का। क्योंकि आपको याद होगा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में क्या होता है, एमआर इक्वस टू क्या होता है, बताओ क्या होता है? प्राइस होता है ना। और उस केस में इलास्टिसिटी और डिमांड भी क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। लिखते हो साथ साथ। ये छोटी छोटी जानकारी ही कलेक्ट करके बड़ी बड़ी जानकारी बनती है। यही तो माइक्रो को डिफिकल्ट बनाता है, ये छोटी छोटी जानकारी। आपको लगेगा सुनने में कितना आसान है, लेकिन आपके दिमाग में अचानक से क्लिक नहीं करेगा। क्लिक तब करेगा जब आपको क्लिक करवाएंगे आपको। मानते हैं? कमान जल्दी से। तो इसका मतलब सर जब मोनोपोली स्टार्ट होता है तो क्या परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से स्टार्ट होता है? यस। अगर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट अपना नेचर छोड़ देता है तो वो मोनोपोली में कन्वर्ट करता है। मान गए जी? बताइए यस या नो। इसका मतलब इस पॉइंट पे जहां पे स्टार्टिंग पॉइंट है, ये पॉइंट जो बड़ा सा रेड कर दिया मैंने, एडी इन्फिनिटी है, और एडी जहां पे इन्फिनिटी है वहां पे एमआर इक्वल्स टू प्राइस है, और वहां पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट का जो सेंटिमेंट है वो दिख रहा है वहां पे, उसका जो नेचर है वो शो हो रहा है वहां पे। यस या नो? कम ऑन। यस सर। ये लेकिन उसके बाद जैसे ही हम नीचे चलते हैं, एमआर कर्व अपनी डायरेक्शन लेता है और डिमांड कर्व अपनी डायरेक्शन लेता है, और उसके बाद प्राइस ऑलवेज मार्जिनल रेवेन्यू से ज्यादा हो जाता है, हर पॉइंट पे ज्यादा हो जाता है। ठीक है सर? ठीक है बच्चे, क्लियर है? राइट सर, क्लियर है। अब यहां पे एक चीज और समझिए,
मान लीजिए कि मैं एक एक कुछ बातें और करता हूं, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगा। देखना, ये जो ऊपर फॉर्मूला मैंने लिखाया था आपको, यहां पे देखना, एम आर इक्वस टू ये फॉर्मूला देखना, एम आर इक्वस टू दिस, ये फॉर्मूला मैं फिर से लिखूंगा नीचे। देखना, बताना मुझे क्या लिखा मैंने। एम आर इक्वस टू क्या होता है बताओ। एम आर इक्वस टू प्राइस प्लस प्राइस अपॉन व्हाट, ईडी, ये लिखा ना, बोलो जी। एम आर इक्वस टू प्राइस प्लस प्राइस अपॉन ईडी, मान गए? राइट सर, ये फॉर्मूला फिर से लिखा मैंने। अब यहां हम क्या करेंगे बताइए, एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे क्या होगा, आपको कसम है, आपको अब सच सच बोलना पड़ेगा। बताओ क्या होगा इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, क्या होता है, या इक्विलिब्रियम पॉइंट कहां होता है? कमल जी बताइए कहां होता है? जहां एम आर इक्व टू क्या होगा, एम सी होगा, एम आर इक्व टू एम सी होगा। तो अगर एम आर इक्व टू आपको दे रखा है एम सी होना चाहिए, या एम आर इक्व टू पी प्लस पी अपॉन ई डी है, और इक्व टू एम सी होगा, तभी तो ये परफेक्टली सॉरी इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, नहीं होगा? बोलो ना, तभी क्या होगा, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। मानते हो? ठीक है, तो एम आर इक्वस टू पी प्लस पी अपॉन ई डी आर इक्वस टू एम सी एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। एट इक्विलिब्रियम पॉइंट, मान के बच्चे, मानते हो? बोलो ना। राइट सर, अब अगर मैं ऐसा कह दूं कि यहां पे P माइनस एम सी कर दूं, P माइनस एम सी, तो फिर क्या होगा, P माइनस एम सी इक्वस टू माइनस पी अपॉन ई डी होगा, होगा ना? P माइनस एम सी इक्वस टू माइनस पी अपॉन ई डी, राइट और रॉन्ग? और ये बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी है। जैसे मान लो सपोज करो प्राइस आपका 1000 है और मार्जिनल कॉस्ट आपका 600 है, तो 400 क्या दिखाई देगा आपको, प्रॉफिट ना दिखाई देगा ना? अब बताओ, आपके लिए ज्यादा प्रॉफिट होना अच्छी बात है, कम प्रॉफिट होना अच्छी बात है? मोनोपोली फर्म क्या चाहती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, कम प्रॉफिट कमाना? मोर प्रॉफिट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी फर्म, ज्यादा प्रॉफिट। तो आप ज्यादा प्रॉफिट चाहते हो तो कब पॉसिबल है, जब प्राइस बढ़ा दो। ये प्राइस क्या कर दो, 1500 कर दो या 2000 कर दो। लेकिन क्या आपके अपने हाथ में है? नहीं, ये प्राइस कितना होगा ये इस बात पे डिपेंड करता है कि इलास्टिसिटी कितनी है। देखना गौर से, ये समझा यहाँ पे इलास्टिसिटी कितनी है। पहली बात तो समझ लो, P माइनस एम सी को क्या बोलते हैं? P माइनस एम सी में जितना ज्यादा गैप होगा इसको बोलते हैं मोनोपोली पावर। क्या बोलते हैं इसको बच्चे? कमाल जल्दी बताओ, क्या बोलते हैं इसको? मोनोपोली पावर। देखो क्यों, अगर मान लो अगर मेरी मार्जिनल कॉस्ट 500 रुपया है और मैंने चार्ज कर दी 2000 रुपया, तो मेरा प्रॉफिट हुआ 1500। अगर 500 कॉस्ट है और मैं चार्ज कर दूं 4000, तो मेरा प्रॉफिट होगा 35, होगा ना? बोलो ना, ऐसे नो। आपको क्या दिखता है, मोनोपोली पावर ज्यादा कब दिखती है? जब ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा मोनोपोली पावर, यस या नो? ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा मोनोपोली पावर। इसका मतलब यहां पे मोनोपोली पावर ज्यादा है। तो मोनोपोली पावर ज्यादा तब होता है जब P माइनस एम सी की वैल्यू क्या हो, इंक्रीज करे, ज्यादा हो। P माइनस एम सी इज मोनोपोली पावर। अगर P माइनस एम सी की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब फर्म के पास मोनोपोली पावर क्या है, ज्यादा है, वो ज्यादा प्रॉफिट कमा रहा है। पहले ये छोटी सी बात आप समझ गए, तो मैं आगे बढ़ूं। कमाल जल्दी से समझ गए। अब यहां सवाल होता है कि मोनोपोली पावर ज्यादा कब होगा। देखो, अब मुझे बताइए कि अगर इलास्टिसिटी और डिमांड यहां पे ज्यादा होगा, इलास्टिसिटी और डिमांड यहां पे अगर ज्यादा होगा, तो P माइनस एम सी पे क्या फर्क पड़ेगा बताइए? इलास्टिसिटी और डिमांड अगर ज्यादा होगा तो क्या फर्क पड़ेगा बताइए? अगर ईडी ज्यादा होगा, तो आपने सही कहा, अगर ईडी ज्यादा होगा, इफ ईडी इज मोर देन P माइनस एम सी इज वॉट, लेस। इसका मतलब ईडी मोर कब होता है? इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड। अगर डिमांड इलास्टिक है तो मोनोपोली पावर क्या होगा, कम ऑन जल्दी से, इज लेस। इलास्टिक डिमांड होगा तो मोनोपोली पावर इज लेस। लेकिन अगर ईडी कम होगा, कम कब होता है? जब इन इलास्टिक डिमांड होता है।
इन इलास्टिक डिमांड, तो उस केस में क्या होगा, मोनोपोली पावर जिसको एम पी कह सकते हैं, जिसको पी माइनस एम सी भी कह सकते हैं, ये विल बी व्हाट इज मोर। आपको मैंने पिछले क्लास में भी कहा था कि अगर इन इलास्टिक डिमांड है, जैसे कि मेडिसिन हो गया, कितना नेसेसिटी है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो गया, इन सब केसेस में इन इलास्टिक डिमांड होता है, कंज्यूमर को यूज करना ही होता है किसी भी कीमत पे, तो वहां पे मोनोपोली पावर क्या होती है, ज्यादा होती है। मान के बच्चे, कमान जल्दी से। अब आपके दिमाग में एक बात कंफ्यूजन होगा कि सर यहां जो माइनस साइन दिख रहा है तो हर चीज तो माइनस में आएगा, आप बता सकते हो कि माइनस कैसे हटेगा, बता सकते हो कि माइनस कैसे हटेगा, कम ऑन। जब मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू यहां पुट करूंगा तो यहां कौन सी वैल्यू आएगी, नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव आएगी। इलास्टिसिटी डिमांड की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो वो नेगेटिव और ये नेगेटिव दोनों क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडरस्टूड ये पॉजिटिव आएगा, मतलब मोनोपोली पावर अंडरस्टूड पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव में ज्यादा कब आएगा, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी लेस, और कम कब आएगा, जब इलास्टिसिटी डिमांड विल बी मोर। मतलब इन इलास्टिक डिमांड में, इन इलास्टिक डिमांड में मोनोपोली पावर इज हायर। लिख लीजिए कहीं पे, लिख लिया, लिख लिया, इसको लिख लिया। कंप्लीट हो गया। तो अल्टीमेटली यहां पे आपको मैंने कुछ 15 मिनट 15 मिनट से डिस्कस कर रहा हूं ना, उससे दो फॉर्मूला आपके सामने आया है। एक तो आया एम आर इक्वस टू पी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ई डी, और एक आया मोनोपोली पावर का, वो क्या आया, वो क्या है आपका P माइनस एम सी इक्वस टू माइनस पी अपॉन ई डी। ये दो फॉर्मूला आया, अब बड़ा काम का फॉर्मूला आया, मान के बच्चे कमान। अब एक बात और समझिए, अगर इस फॉर्मूला को, मोनोपोली पावर वाला फॉर्मूला को मैं और रिफाइंड कर दूं, तो क्या रिफाइंड करूंगा, P माइनस एम सी अपॉन मैं P कर देता हूं, तो ये होगा -1 अपॉन ई डी। इसको मैं और रिफाइन कर सकता हूं। इतना इतना मैं इसको रिफाइन कर क्यों रहा हूं, बता सकते हो कोई? इसलिए रिफाइन करता रहता हूं क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ भी यूज हो सकता है, कोई भी फॉर्मूला, सवाल जब करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, तो कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है। अब ये क्या चीज है, क्या किया आपने, मैंने बस इस प्राइस को यहां डिनोमिनेटर में कर दिया और कुछ नहीं किया। इससे क्या फर्क पड़ा, ये कराएगा आप मार्कअप। जानते हो मार्कअप क्यों कराता है, ये कराएगा मार्कअप इन द परसेंटेज ऑफ व्हाट, परसेंटेज ऑफ प्राइस, ये होगा मार्कअप। मैं एग्जांपल देता हूं, मान लो आपका 2000 प्राइस है और मान लो 1000 कॉस्ट है, डिवाइड बाय 2000 कर दो प्राइस से, तो ये क्या हो गया, 50% आ गया। तो 50% क्या हुआ, मार्कअप हुआ। मार्कअप मतलब प्रॉफिट मार्जिन। मार्कअप को हम क्या बोलते हैं, प्रॉफिट मार्जिन भी कहते हैं। तो आपने क्या देखा, जब एडी ज्यादा होगा तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, बोलो ना, क्यों नहीं बोलते, कम होगा। और ईडी कम होगा तो प्रॉफिट मार्जिन क्या होगा, ज्यादा होगा। आप ये भी कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। कितना इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस सीरीज में मुझे एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बताना है, पहले लिख लीजिए, यहां तक लिख लिया, यहां तक कमन जल्दी से लिख लिया, बोलिए यस सर, तो बात अब आगे बढ़ेगी। ठीक है, आगे बढ़े। हेलो, हाँ जी, यस सर। आप लोग बोलते जल्दी नहीं है, आप बोला कीजिए ना, जब मैं पूछता हूं तो आप मेरी बातों का जवाब दिया कीजिए। राइट सर। अब क्या हो गया, तो फाइनली आपको ये फॉर्मूला याद रखना कि एम आर इक्वस टू पी इंटू 1 प्लस 1 अपॉन ई डी, मान गए। और मोनोपोली पावर का फॉर्मूला P माइनस एम सी इक्वस टू माइनस पी अपॉन ई डी, और मार्कअप का फॉर्मूला P माइनस एम सी अपॉन पी इक्वस टू -1 अपॉन ई डी। और ये सारा रिलेशनशिप याद रखना है। आइए एक लास्ट बात मैं इसमें और समझाता हूं आपको, देखिए क्या है वो, देखो एक छोटी सी बात बताना, अगर मैं डिमांड कर्व लीनियर ना बनाऊं,
और डिमांड कर्व मैं ऐसा बनाऊं, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डिमांड कर्व ऐसा बनाऊं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। डिमांड कर्व अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो उस केस में बताइए रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बात क्या होती है, बता सकते हो क्या होती है? इसके अंडर जो एरिया होते हैं, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये प्राइस और ये क्वांटिटी है, मान लो P1 Q1 है, या प्राइस इनटू क्वांटिटी P2 Q2 है, या प्राइस इनटू क्वांटिटी P3 Q3 है, मानते हो? ये सारे एरियाज क्या होते हैं? कम ऑन जल्दी से, क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंडर जितने एरियाज होते हैं ये सारे इक्वल होते हैं। ये एरियाज, ये एरिया, ये सारे रेक्टेंगल के एरिया इक्वल होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। राइट सर। अब P इंटू क्यू को हम क्या बोल सकते हैं? प्राइस इंटू क्वांटिटी। एक तरह से एक्सपेंडिचर भी तो है ना, नहीं है? आपको सर रेवेन्यू भी है, किसी के लिए रेवेन्यू है तो किसी के लिए क्या है? कम ऑन जल्दी से, अगर किसी के लिए रेवेन्यू तो किसी के लिए क्या है? एक्सपेंडिचर भी है। इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के अंदर जितने एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर ऑलवेज क्या है? बोलो ना, ऑलवेज क्या है? सेम है। अगर एक्सपेंडिचर ऑलवेज सेम होता है, प्राइस के बढ़ने या घटने के बावजूद भी एक्सपेंडिचर सेम है, तो आप बता सकते हो कि वहां इलास्टिसिटी क्या है? आप सच से बताइए, एक्सपेंडिचर मेथड से क्या आपने इलास्टिसिटी निकालना नहीं सीखा है? कम ऑन। अगर एक्सपेंडिचर सेम है तो इलास्टिसिटी और डिमांड क्या होगा? 1 होगा। एक्सपेंडिचर सेम है तो इलास्टिसिटी डिमांड क्या होगा? यूनिटरी होगा। यूनिटरी मतलब 1 होगा। याद कर लो, प्राइस के बढ़ने से घटने से अगर एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी डिमांड 1 है। आप मानते हैं तो मैं आगे बढ़ूंगा, आगे बढ़ूंगा ही नहीं मैं। मानते हैं? बोलो यस। मैं कह रहा हूं, आपने क्या देखा कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला के जो अंडर है प्राइस इनटू क्वांटिटी, वो हर जगह सेम है, ये बात तो मानते हो? और प्राइस इनटू क्वांटिटी अगर टोटल रेवेन्यू भी होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी होता है। हमारे लिए रेवेन्यू तो तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर ऑलवेज सेम होता है तो एक्सपेंडिचर मेथड के हिसाब से इलास्टिसिटी डिमांड क्या मानी जाएगी? 1। मानते हैं? याद नहीं है? पूरा डिस्क्राइब कर दो पूरी बात क्या? प्राइस के बढ़ने से अगर एक्सपेंडिचर कम होता है तो ये इन इलास्टिक होता है। याद आ गया? जैसे सॉल्ट है, सॉल्ट का प्राइस के बढ़ने से एक्सपेंडिचर कम हो, एक मिनट रुक जाओ, सुनो, प्राइस के बढ़ने से अगर एक्सपेंडिचर कम होता है, बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो ये कहलाता है क्या आपका? या प्राइस के घटने से एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है तो ये कहलाता है आपका इलास्टिक डिमांड। एक्सपेंडिचर मेथड ऑफ इलास्टिसिटी है ये। और अगर एक्सपेंडिचर पे कोई फर्क नहीं पड़ा तो इन दैट केस दिस इज कॉल्ड यूनिटरी इलास्टिसिटी, और वहां पे ईडी क्या होगा? 1 होगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहता हूं, अगर ईडी 1 होगा तो उस केस में एमआर क्या होगा? ईडी 1 होगा तो एमआर क्या होगा? एमआर 0 होगा। अभी सिखाया ऊपर में आपको, देखो ना, अगर एडी 1 होगा तो एमआर 0 होगा। देखो यहाँ पे, अगर एडी 1 होगा तो एमआर 0 होगा। देखो ना, मैं सिखा रखा आपको भी जस्ट। एडी 1 है तो एमआर 0 है, ऊपर कैलकुलेशन भी करा रखा है। कहाँ पे? एडी 1 है तो एमआर 0 है। अगर एडी 1 है तो एमआर 0 है, इसका मतलब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला अगर ये डिमांड कब है तो इस केस में मार्जिनल रेवेन्यू कब ड्रॉ करेंगे, और मार्जिनल रेवेन्यू कब का स्लोप क्या होगा? 0 होगा। तो बताओ मार्जिनल रेवेन्यू कब कहां ड्रॉ होगा? बताओ इस केस में मार्जिनल रेवेन्यू कब आप कहां शो करोगे? कम ऑन जल्दी बताओ, मार्जिनल रेवेन्यू कब आप कहां शो करोगे? बोलोगे? मार्जिनल रेवेन्यू कब 0 होगा आपका? किस एक्सिस पे बता सकते हो?
क्या y पे होगा? नहीं, x एक्सिस पे होगा, यहां होगा। ये आपका हो जाएगा मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये हमारा कब हो जाएगा? क्योंकि x एक्सिस के हर पॉइंट पे प्राइस क्या है? कम ऑन, x एक्सिस के हर पॉइंट पे रुपीज वाली वैल्यू क्या है? 0 है। तो x एक्सिस पे ही मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा। तो अगर डिमांड कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो मार्जिनल रेवेन्यू x एक्सिस पे है। मान गए जी? मान गए जी। तो ये और अच्छी जानकारी थी। तो आज आपको कितनी सारी जानकारी एक साथ मिली है, कितनी सारी जानकारी मिली है। मैंने आपको एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मैंने क्या क्या बताया। रूल ऑफ थंब में डिमांड कर्व को इलास्टिसिटी के साथ कोलैबोरेट कर दिया, और क्या क्या बनाया आपके लिए? बनाया एम आर कर्व इक्वल्स टू प्राइस इंटू 1 + 1 अपॉन ईडी, और फिर बनाया क्या? P माइनस एम सी, जिसको मोनोपोली पावर कहते हैं, वो माइनस P अपॉन ई डी। और फिर क्या बनाया? कमो जल्दी से। फिर बनाया P माइनस एम सी अपॉन प्राइस, ये जो कि क्या हो गया? मार्कअप हो गया। ये मार्कअप इक्वल टू क्या हो गया? -1 अपॉन ई डी। ये तीनों एक साथ लिख लीजिए, और साथ साथ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का भी कॉन्सेप्ट दे दिया आपको। न्यूमेरिकल में ये सब कुछ आपको दिखाई देंगे तो बड़ा मजेदार तरीके से आप इसको क्या करेंगे? कर पाएंगे। मानते हैं? मानते हैं? यस सर, मानते हैं। आइए जी, अब आपकी क्लासेस ना किसी और डायरेक्शन में जाएगा। अभी तक की क्लासेस क्या था? क्या जो भी मेथड मैंने अप्लाई किया, हर जगह हम क्या बात करते थे? टोटल रेवेन्यू की बात करते थे, उससे मार्जिनल रेवेन्यू निकालते थे। टोटल कॉस्ट की बात करते थे, उससे मार्जिनल कॉस्ट निकालते थे। मार्जिनल रेवेन्यू से मार्जिनल कॉस्ट को इक्वेट करके हम क्वांटिटी निकालते थे, उससे प्राइस निकालते थे, फिर टीआर, फिर टीसी, और फिर प्रॉफिट निकालते थे। चाहे उसके लिए हमने जो सही मेथड अप्लाई कर लिया, और बाद में थंब रूल भी सिखा दिया। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूं? आपको किसी और डायरेक्शन में ले जाने वाला हूं, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं ये नहीं कह सकता हूं कि ये कॉन्सेप्ट है, नहीं सॉरी, ये बैकग्राउंड का, ये बेसिक्स है। अब जो कराऊंगा वो सब एग्जाम में आएगा। हालांकि मैंने अभी तक जो कराया वो भी काफी कुछ एग्जाम में आ सकता है, लेकिन कुछ बातें इसमें बेसिक्स भी थी। लेकिन मैं जो अब कराऊंगा ना वो काफी हाइट होगा, काफी अच्छी बातें होगी। आइए जी, टॉपिक लिखिए, बहुत ही शानदार टॉपिक लिखिए। क्या टॉपिक लिखिए? लिखिए डेड वेट लॉस। और अगला टॉपिक लिखिए इसी के साथ साथ एब्सेंस ऑफ सप्लाई कर्व। जैसे कि हर क्लास में करते हैं हम, थोड़ी बातें आपको अगली क्लास की बता देते हैं, जिससे आपका इंटरेस्ट क्रिएट रहे अगली क्लास के लिए। तो डेड वेट लॉस में क्या होने वाला है? डेड वेट लॉस एग्जाम में एक अच्छा सा क्वेश्चन आने वाला है। ये नहीं पूछना कि आएगा कि नहीं आएगा, 100% आने वाला है। और बड़ा मजेदार तरीके से हमारे बच्चे करते हैं, क्विक, तुरंत कर देते हैं। जितना भी खतरनाक क्वेश्चन पूछ दो बच्चे तुरंत कर देते हैं, अगर आप क्लास को ढंग से सुनोगे तो सर डेड वेट लॉस होता क्या है? ना मेरा ना तेरा, ना तुम्हारा हो पाया ना मेरा हो पाया, ना कंज्यूमर सरप्लस हुआ ना प्रोड्यूसर सरप्लस हुआ। दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेड वेट लॉस। मुझे इसके बारे में थोड़ा ढंग से बात करनी होगी। मुझे मोनोपोली फॉर्म के बारे में बात करनी होगी। तो ये डिमांड कब है, और ये सप्लाई कब है, और ये प्राइस है। प्राइस के ऊपर और डिमांड कब के नीचे जो होता है क्या होता है? बोलो ना। कंज्यूमर सरप्लस। और प्राइस के नीचे और सप्लाई से ऊपर क्या होता है? प्रोड्यूसर सरप्लस होता है ना। मानते हो? हाँ। लेकिन यहां पे कोई डेड वेट लॉस हमें नहीं दिख रहा है। यहां पे डेड वेट लॉस नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहां पे मार्केट क्या है? यहां पे मार्केट है कॉम्पिटिटिव। लेकिन जब मार्केट कॉम्पिटिटिव से मोनोपोली में कन्वर्ट हो जाएगा, जब मार्केट कॉम्पिटिटिव से मोनोपोली में जाएगा, तो वहां पे डेड वेट लॉस भी होगा। कैसे सर? आपको कैसे पता कि मार्केट कॉम्पिटिटिव है? आप मुझसे पूछ सकते हो, सर आपको कैसे पता कि मार्केट कॉम्पिटिटिव है? आज मैं नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ आपके दिमाग में क्या करता हूं ना, कुछ डाउट डाल रहा हूं, ताकि अगली क्लास में आप आएंगे और सुनेंगे ढंग से। बस इतना समझ लो कि ये मार्केट कॉम्पिटिटिव है। अगर मार्केट कॉम्पिटिटिव नहीं होता तो यहां पे डिमांड कर्व के साथ साथ क्या होता?
MR कर्व भी होता है, नहीं होता बताओ? क्योंकि मोनोपोली में डिमांड कर्व के साथ साथ MR कर्व भी होता है, और उस केस में मार्जिनल कॉस्ट ये कर्व होता है, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है, और ये हो गया प्राइस, और ये हो गया क्वांटिटी। मान गए? कम ऑन। अब देखो यहाँ प्राइस के ऊपर क्या हो गया, ये हो गया प्राइस के ऊपर कंज्यूमर सरप्लस, वाग नहीं हुआ? और प्राइस के नीचे क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रोड्यूसर सरप्लस। एक बात आपने नोटिस करी कि यहां पे ये वाला जो एरिया बच गया, ये क्या हो गया, डेड वेट लॉस। सर इतना आसान है? अगर आप मानते हो कि ये इतना आसान है तो आपकी भूल है, ऐसा नहीं है। इसमें बहुत सारी बारीकियां हैं, बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं, टर्म्स एंड बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। तो पहले तो मुझे आपको क्या करना होगा कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट से मोनोपोली फॉर्म में थोड़ा डिफरेंस पैदा करके वहां शिफ्ट करना होगा, और फिर दिखाना होगा कि कंज्यूमर सरप्लस का, प्रोड्यूसर सरप्लस का लॉस कैसे हो रहा है, और फिर डेड वेट लॉस कैसे हो रहा है, और इसको न्यूमेरिकली कैलकुलेट भी करना होगा। और उससे पहले तो मुझे सप्लाई कर्व डिराइव करना होगा। तो मोनोपोली फॉर्म का या किसी भी फॉर्म का सप्लाई कर्व क्या होता है, दोनों के इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होते हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में डेड वेट लॉस होता क्यों नहीं है, और जब मोनोपोली में जाता है तो डेड वेट लॉस क्यों हो जाता है, एंड मेनी मोर क्वेश्चंस लाइक दैट। इसके लिए आपको सिर्फ एंड सिर्फ अगली क्लास तक इंतजार करना है, ज्यादा नहीं, अगली क्लास तक। लेकिन जाने से पहले बता दूं आपको, जिस बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है वो ये स्टडी मटेरियल के हकदार है, उसको मिलना चाहिए चीज। और कैसे मिलेगा कि आप मुझे अपना जीमेल भेजेंगे और मैं इसको यहाँ से आपको भेज दूंगा, वहाँ एक्सेस कर लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने फी के स्क्रीनशॉट भी भेजने पड़ेंगे, राइट जी? ये सब कुछ है, इसमें जितनी बातें मैं डिस्कस कर रहा हूँ ना, सारे बेड टाइम रीडिंग के साथ क्या करेंगे, आप उसको रिवाइज करते जाएंगे, सब कुछ रिवाइज करते जाएंगे। थ्योरेटिकली मैंने सब कुछ यहाँ नोट कर रखा है, और न्यूमेरिकली मैं सब कुछ क्लास में करवाता हूँ, और कॉन्सेप्ट में क्लास में डिस्कस करता हूँ। आप देख लीजिए। मान गए जी? क्या बोलते हैं आप? मैं चाहता तो आज डेड वेट लॉस पे बात कर सकता था, लेकिन ये इतना अच्छा टॉपिक है कि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल फ्रेश स्टार्ट करूँ, बड़ा मजेदार ढंग से स्टार्ट करूँ, और पूरा 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा इस पर बोलूँ, तो जाके आपको इस पर न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट एंड सब कुछ बढ़िया से समझ पाऊंगा। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में फिर मिलूंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।